जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूँ आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज फिर से हम आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं सीटेट के रिगार्डिंग पर्यावरण शिक्षण को लेकर के। ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा और सुनने की, समझने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाइएगा, चीज़ें आपको समझ में आएगा। सबसे पहली बात आपको बता दें कि पर्यावरण जो है आपको पेपर 1 में 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 2 सेक्शन बटे रहते हैं। 15 नंबर जो है आपका फैक्ट से सवाल पूछेगा और 15 नंबर पेडागोजी सेक्शन से सवाल पूछेगा। जैसा कि आपको हम हमेशा बताते हैं कि सीटेट को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको टीचिंग को समझना ज़रूरी है, शिक्षण को समझना ज़रूरी है। जब तक आप पेडागोजी सेक्शन को नहीं समझेंगे तब तक समस्या आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के रिगार्डिंग पर्यावरण शिक्षण के बारे में, जिसको हम लोग ईवीएस पेडागोजी के नाम से भी जानते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि पर्यावरण शिक्षण हो या हिंदी शिक्षण हो, ठीक है, किसी भी विषय के शिक्षण में आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जैसे कि आपको जो चीज़ें हिंदी शिक्षण में पढ़ना है, लगभग वही शब्द या वही शब्द का अर्थ आपको पर्यावरण शिक्षण में ही पढ़ना रहता है। लेकिन आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, पहले उसको समझ विकसित करना है उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर स्लाइड दिख रहा है और उसमें सबसे पहला जो लाइन आपको दिख रहा है वो यह कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है। अर्थात आप हिंदी का आप पाठ्य पुस्तक ले या पर्यावरण का पाठ्य पुस्तक ले या मैथ का पाठ्य पुस्तक ले, सभी विषय में बच्चों के लिए जो उसका विषय वस्तु होगा वह बाल केंद्रित ही होगा। उसको हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के नाम से जानते हैं। आपको बहुत बार ये चीज़ें हम बता चुके हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय उसको माना गया है। और उसको कौन वैज्ञानिक ने माना है? तो जॉन डुवी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को त्रिध्रुवीय कहा, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा में बीच में अर्थात केंद्र में किसे रखा जाता है? तो बालक को रखा जाता है। ठीक है, तो आप पर्यावरण शिक्षण हो तब, या आपको मैथ हो, या आपको कोई भी विषय वस्तु जो बच्चों के पाठ्यक्रम, जो बच्चों के अनुसार बनाया गया है, उन सभी को हम लोग बाल केंद्रित ही रखते हैं, उसको चाइल्ड सेंटर्ड ही रखते हैं। तो उसी तरह पर्यावरण शिक्षण में भी कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का मौका मिले। और यह बाल केंद्रित क्यों रखा जाता है? क्योंकि बच्चे स्वयं अनुसंधान कर सके। अनुसंधान एक मनोवैज्ञानिक वर्ड है, एक समझिए कि साइंटिफिक वर्ड है। अनुसंधान का मतलब हम ये कह सकते हैं खोज। ठीक है, तो अनुसंधान कर सके। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जहाँ पर आप बच्चों को दीजिएगा, ऐसा बच्चों को जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी दीजिएगा कि हाँ तुम ये काम करो अपने से, तभी तो बच्चे खोज पाएंगे ना। अगर मान लीजिए कि आपको कोई काम दिया जाएगा तभी तो आप करेंगे, और करने के बाद ही पता लगेगा ना आपको कि हम इस काम को कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाल केंद्रित रखने के पीछे कारण ये है कि बच्चे स्वयं से उस कार्य को करेंगे, और स्वयं से जो कार्य करके जो बच्चा सीखेगा वह सीखना बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा और बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी विषय वस्तु को बाल केंद्रित रखा जाता है। और वह क्यों रखा जाता है आपको बताए अभी, क्योंकि बच्चे को बाल केंद्रित, बच्चे का विषय वस्तु बाल केंद्रित इसलिए रखा जाता है क्योंकि बच्चे चाइल्ड सेंटर्ड होकर अपने से उसमें कुछ अनुसंधान कर सके, कुछ खोज कर सके, और जो करके वह सीखेगा और उस खोज के माध्यम से जो वह लर्न करेगा, वह सीखना उसका सबसे बेस्ट सीखना कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में उसको कुछ सीखने का मौका मिलता है। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ। किसी भी विषय वस्तु में आप लीजिएगा, वो पर्यावरण में ही नहीं बल्कि बच्चे का जितना भी विषय वस्तु है उस सभी में बाल केंद्रित ही रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है बाल केंद्रित, यह बात हमने आपको अभी बताया। आपको ना चीज़ों को समझना है। ठीक है, बस मेरे तरफ ध्यान दिए रहिएगा, आपको बिल्कुल दिमाग में ये बातें सेट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल वर्ड में आपको हम समझाएंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है
कि बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को कम किया जाए। बच्चों में जो रटने की प्रवृत्ति है उसको हमको कम करना है, और यह बात एनसीएफ में भी हम आपको पढ़ाए हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और एनसीएफ का हिंदी नाम क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरी बात यह है कि एनसीएफ जो है एक पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाली संस्था है, और इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया था 2005 में, 2005, अर्थात अभी तक का सबसे लेटेस्ट फ्रेमवर्क जो है वो हमारा कौन सा है? 2005 वाला है। उसमें स्पष्ट रूप से यह बात कहा गया है कि बच्चों का जो भी विषय वस्तु होगा उस विषय वस्तु में बच्चे के रटने की प्रवृत्ति को हटाना है, हमको रटने की प्रवृत्ति को कम करना है, और उसको समझने की प्रवृत्ति को क्या करना है? बढ़ाना है। सेम कंडीशन आपको पर्यावरण शिक्षण में भी कहा गया है कि बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को क्या किया जाए? कम किया जाए। और आप जब पढ़े होंगे एनसीएफ, हम आपको पढ़ाए भी है एनसीएफ, तो एनसीएफ में हमने स्पष्ट रूप से यह बात कहा था माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमने स्पष्ट कहा था कि भाई एनसीएफ कहता है कि रटने की प्रवृत्ति को दूर कीजिए और समझने की प्रवृत्ति को बढ़ाइए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ, नो डाउट। अगर किसी तरह का आपको डाउट होता है तो माय डियर आपको ना कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीटेट निकालना बिल्कुल आसान है, आप लोग घबराइएगा मत, बस आपको चीज़ों को समझना है केवल। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में परिभाषाएं, जो डेफिनेशन होता है, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान नहीं दिया जाए। मतलब वैसा चीज़ को विषय वस्तु में किसी भी किताब में नहीं रखना है जिसमें उसको रटने की प्रवृत्ति पर बल दे। अब जैसे हम परिभाषा दे देंगे तो परिभाषा अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग रटते हैं, क्योंकि परिभाषा को जब तक हम नहीं रटेंगे तब तक वह मेरे पास आएगा ही नहीं, है ना। तो परिभाषा हो गया, वर्णन हो गया, अमूर्त प्रत्यय, अमूर्त प्रत्यय मतलब कि जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, उसके बारे में सिर्फ हम एक तरह से थिंकिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वैसा प्रत्यय। अब जो चीज़ आपको दिखाई दे और जो चीज़ न दिखाई दे, दोनों में सोचने में अंतर है ना जी, बहुत अंतर है। जैसे सपोज डेट कि आपको ना हम एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, जैसे ये मेरा वॉच है, ठीक है, ये मेरा घड़ी है, ठीक है, और ये घड़ी को जब हम आपको दिखा रहे हैं तो ये क्या है, हम आपको मूर्त दर्शन करा रहे हैं इसका, ठीक है। लेकिन घड़ी आपने कभी देखा ही नहीं और सीधा हमने कहा आपको कि देखो घड़ी जो है ऐसा होता है, घड़ी में बेल्ट होता है, ठीक है, घड़ी में एक चाबी होता है, ठीक है, घड़ी में जो है 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, किसी किसी घड़ी में जो है अंक नहीं लिखा रहता है। तो देखिए घड़ी को हम आपको दिखाए नहीं, लेकिन घड़ी के बारे में हम वर्णन करने लगे, उस समय आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर समझ में यह बात आई कि अमूर्त प्रत्यय मतलब चीज़ों को पहले हम दिखाएंगे नहीं डियर और उसके बारे में हम बताने लगेंगे, वो हमारा अमूर्त प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी विषय वस्तु में आपको क्या करना है कि अमूर्त प्रत्यय को नहीं रखना है, पहले मूर्त प्रत्यय को रखना है। अर्थात दिखाने वाले चीज़, दर्शन वाले चीज़ को आपको ज़्यादा रखना है, जिसको उसको दिखाई दे और तब उसका उसके बाद में इमेजिन करे, तब दिक्कत नहीं है। तो परिभाषा हो गया, वर्णन हो गया, रटने की प्रवृत्ति हो गया, अमूर्त प्रत्यय होगा, इस सब को स्थान नहीं देना है पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में। क्लियर हुआ। अब यहाँ से ना क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है, जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आपको हमारी सभी बातें जो है याद आने रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि बच्चों में जानकारी देने की बजाय इन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। कौन कौन सा बिंदु पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि बच्चे अपने विचार व्यक्त करें, मतलब कि जानकारी देने के बजाय अगर जो है हम उसको जानकारी दे, उसके बजाय हमको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। जब हम जानकारी मतलब किसी बच्चे को अगर पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय आपको निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान देना है, ठीक है। और वह बिंदु कौन कौन सा होगा? नंबर 1 बिंदु यह होगा कि बच्चे अपने विचार व्यक्त करें।
मतलब हमारा पढ़ाना ऐसा पढ़ाना हो जिसमें हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चों को भी कुछ बोलने का मौका मिले। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 याद रखना है कि जब भी आप बच्चों को शिक्षण करा रहे हैं तो शिक्षण कराते समय ऐसा आपका टीचिंग स्टाइल होना चाहिए कि बच्चे को कुछ अपना से व्यक्त करने का मौका मिले। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात यह है कि बच्चों की उत्सुकता बढ़े। आपका टीचिंग स्किल, आपका शिक्षण कौशल ऐसा होना चाहिए, आपका पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे पढ़ने में उसमें उत्सुकता को बढ़ाए, उसको लगे कि हाँ हम और पढ़े, हम और पढ़े। ठीक है, तो इस तरह का आपका टीचिंग स्किल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि बच्चे करके सीखे, और आपका पढ़ाना ऐसा भी होना चाहिए जिसमें बच्चे कुछ डूइंग बाय लर्निंग अर्थात करके सीखना हो। ठीक है, अर्थात वैसा सीखना सबसे अच्छा सीखना होता है, जो करके सीखना सबसे बेस्ट सीखना होता है। ठीक है, तो सीधा आपको बच्चा जो है करके सीखे। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि प्रश्न करे तथा प्रयोग कर सके। ठीक है, और आपको पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आपसे प्रश्न भी करे। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस भी करे, और क्वेश्चंस के साथ मतलब प्रैक्टिकल भी करे, प्रयोग जिसको कहते हैं, तो प्रयोग भी कर सके। तो देखिए, हमको सीधा सीधा क्लास में जाकर थेसिस नहीं देना है। थेसिस का मतलब होता है ना कि सीधा जाकर अपना विशेष उद्देश्य देने लगे कि हाँ तुमको ऐसे करना चाहिए, 8 घंटा पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए, क्लास 1 में हो तो 1 घंटा पढ़ना चाहिए, क्लास 4 में हो तो 4 घंटे पढ़ना चाहिए। तो ये सब जब आप जानकारी देंगे उससे कोई फ़ायदा बच्चों को नहीं होगा। क्लियर ना? तो यहाँ पर पॉइंट यही कहता है कि बच्चों को अगर आप जानकारी देने जाते हैं तो निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान देना है, और वह बिंदु यह 4 है। कौन कौन? पहला, बच्चों को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि उसको अपना विचार जो है व्यक्त करने का मौका मिले। दूसरी बात, बच्चों की उत्सुकता बढ़े। तीसरी बात, बच्चे जो है कुछ करके सीखने के लिए प्रेरित हो। और चौथी बात, प्रश्न करे तथा प्रयोग भी कर सके। क्लियर हुआ? तो इस तरह की जानकारी आपको देना है बच्चों को, ताकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले सके। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुतिकरण किस्से, कहानी, संवाद, कविताएं, पहेलियां, हास्य खंड, नाटक, क्रियाकलाप आदि से किया जाए। अब यहाँ पर पॉइंट को थोड़ा सा समझना है माय डियर। यहाँ पर पॉइंट को इस तरह से समझना है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहला ये कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब ये हुआ कि पाठ को पढ़ाने से पहले जो हम उस पाठ के बारे में प्रस्तुत करते हैं अपना बात, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तुतिकरण कहते हैं। जैसा आप बीएड डीएड जब किए होंगे तो बीएड डीएड में आपको एक लेसन प्लान जो है बनाने का मौका मिला होगा, जिसको हम लोग पाठ योजना हिंदी में कहते हैं। तो लेसन प्लान में हम लोग प्रस्तुतिकरण का यूज करते थे, और सबसे पहले हम लोग प्रस्तुतिकरण ही करते थे। तो प्रस्तुतिकरण आपका ऐसा होना चाहिए, वह प्रस्तुतिकरण अब ऐसा नहीं कि आपको पौधा पढ़ाना है या आपको गरीबी पढ़ाना है तो सीधा सीधा जाकर बोर्ड पर लिख दिए कि हम लोग आज पौधा को पढ़ेंगे। नहीं, आपको हंसते हंसते जो है कुछ पॉइंट्स को ऐसा बनाना है कि जिससे बच्चे के दिमाग में हो जाए कि आज हम लोग पौधा पढ़ने वाले हैं, है ना? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है पृथ्वी, आपको जो है मान लीजिए सूर्य पढ़ाना है, ज्योग्राफी में आपको सन पढ़ाना है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा, समझ में आ जाएगा पाठ्य का प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको सूर्य को पढ़ाना है, सन जिसको कहते हैं, सौरमंडल का प्रधान सूर्य होता है, तो सन जैसे पढ़ाना है, सूर्य को पढ़ाना है, तो हम सीधा जाकर बोर्ड पर लिखेंगे कि आज हम लोग सन को पढ़ेंगे, अर्थात सूर्य को पढ़ेंगे। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको प्रस्तुतिकरण कैसे देंगे हम, किस तरह से उसको प्रस्तुत करेंगे? तो ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए क्लास में हम गए और क्लास में जाते जाते एंट्री लिए, बोले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सिट डाउन। बच्चे आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे और उनको कहें कि आप बैठ जाइए, और उसके बाद में बोलेंगे 2-4 बच्चे का नाम तो आपको याद ही होगा। जब बच्चे स्कूल में हैं, आपके मित्रवत व्यवहार करते हैं आप उनके साथ में, तो 2-4 बच्चे का नाम याद होगा। जैसे मान लीजिए कि एक राम है और श्याम है, तो राम से जो है सवाल किए, हम राम से सवाल किए कि अच्छा राम, आज जो है क्या क्या खाना खा रहे हो? तो बोलेगा राम कि सर चावल खाए हैं, दाल खाए हैं, सब्जी खाए हैं, है ना?
अच्छा उसके बाद में क्या किया है सर? उसके बाद तैयार हुए, स्कूल आए। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपको उससे एक और सवाल श्याम से पूछना है। श्याम से यह सवाल पूछना है, अच्छा ये बताओ कि हमको जो है धान कहाँ से मिलता है? तो वह बच्चा जवाब देगा, सर धान हमको ज़मीन में जब उसको गाड़ते हैं, उसको डालते हैं उसके बीज को, तो वह जो है हमको धान वहाँ से प्राप्त होता है। दूसरा हम उससे सवाल ये कर देंगे, अच्छा वैसे होता है। फिर दूसरा सवाल हम ये कर देंगे, अच्छा ये बताओ धूप हमको कहाँ से मिलता है? सर धूप तो हमको, या ऐसे कह सकते हैं कि अरे ठंड के दिन में तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है जी, बच्चे को अभी हंसा रहे हैं उसको, हम अभी पढ़ाने के व्यू से नहीं है। तो अरे बहुत ठंडी है आजकल। बच्चा बोलेगा हाँ सर ठंडी है, लेकिन आप फिर कहिएगा अरे लेकिन धूप रहता तो ठंडी कम लगता। ठीक है, तो बच्चा बोलेगा हाँ सर धूप रहता है तो ठंडी कम लगता है, और ठंडी के दिन में धूप में रहने में बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है। अच्छा तुमको अच्छा लगता है, आनंद आता है? जी सर। तो उससे बोलेगा अच्छा ये बताओ धूप कहाँ से आता है? सर धूप आसमान से आता है। अच्छा आसमान से आता है, अच्छा बताओ आसमान में कहाँ से धूप आता है? तो एक बच्चा बोलेगा सर सूरज से आता है। अच्छा सूरज से आता है। अच्छा बेटा देखो, ये जो धूप की जो बात हमने की है आज, या हमने जो आसमान की बात की है, या तुमको जो ठंडी में धूप में रहने का ज़्यादा आनंद आता है, रहने में ज़्यादा आनंद आता है, तो आज हम लोग चलो सूरज के बारे में ही पढ़ लेते हैं। और ये सब काम जो धूप को देने का काम कौन करता है? तो बच्चा बोला कि सूरज, तो चलो आज हम लोग सूरज के बारे में ही पढ़ेंगे। अब पॉइंट पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, वो हो गया हमारा पाठ्य का प्रस्तुतिकरण। अब हम लोग को सूरज को पढ़ाना था, तो डायरेक्ट बोर्ड पर आकर नहीं लिखे हम कि सूरज पढ़ना है, ठीक है। हंसते हंसते कहानी के माध्यम से बच्चों को यह समझाए कि आज हम लोग सूरज पढ़ेंगे। बच्चा को बोझिल भी नहीं लगा, बच्चे हंसते हंसते समझे कि अच्छा अच्छा सर जो है आज सूरज के बारे में पढ़ाएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये होता है डियर स्टूडेंट्स पाठ्य का प्रस्तुतिकरण। इसीलिए पाठ्य का प्रस्तुतिकरण हमेशा किस्से होता है ना, कोई कोई किस्सा, कहानी, ठीक है, संवाद, कविताएं, पहेलियाँ। अब ये तो हम छोटा छोटा कहानी कह दिए हैं, लेकिन आप कविता से भी चालू कर सकते हैं, आप पहेली से भी चालू कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में आप हास्य खंड, हंसी मजाक से भी आप चालू कर सकते हैं, नाटक क्रियाकलाप से भी आप चालू कर सकते हैं। नाटक से भी बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है ना। तो इस तरह से होता है प्रस्तुतिकरण। आपसे सवाल ये पूछेगा कि पाठ्य का प्रस्तुतिकरण करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक भाग नहीं लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कहानी, ऑप्शन नंबर 2 संवाद, ऑप्शन नंबर 3 कविताएं, और ऑप्शन नंबर 4 कुछ और दे देगा, ठीक है। वो 4 नंबर वाला ऑप्शन नहीं होता। इस तरह से सवाल आपको करेगा। तो ये होता है, आपको समझ में आ गया कि पाठ्य का प्रस्तुतिकरण हमको कैसे करना है। चाहे किसी भी पाठ का हो, डायरेक्ट उसको टॉपिक बोर्ड पे नहीं लिखना है, उसका प्रस्तुतिकरण हमको किस्से, कहानी, संवाद आदि के माध्यम से करना है। ये होता है हमारा पाठ्य का प्रस्तुतिकरण। दूसरा पॉइंट एक आता है, संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल करें। अब देखिए संवेदनशीलता विकसित करने के लिए, जिसमें होता है ना एक सेंसिटिव बनाने के लिए, संवेदनशीलता को हम लोग सेंसिटिव भी कह सकते हैं। तो बच्चे को सेंसिटिव बनाने के लिए किस्से कहानी कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक टॉपिक मिला है, और उस टॉपिक में हमको पढ़ाना है भ्रूण हत्या के बारे में, ठीक है। भ्रूण हत्या के मतलब आप समझते होंगे कि जब आज की डेट में एक प्रथा चला है हमारे समाज में, बहुत ही जो कि गंदा है, कि गर्भ में अगर बेटी रहती है तो उसको जो है हम लोग अल्ट्रासाउंड कराकर, जांच कराकर उसको मार देते हैं, और जब बेटा रहता है तो उसको जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, तो ये जो है बिल्कुल अपराध होता है और गलत होता है भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या के बारे में अगर हमको बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को बताना है कि बच्चे भ्रूण हत्या बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो भ्रूण हत्या के बारे में जब हमको बच्चे को समझाना है, तो ऐसा क्या करेंगे क्या कि डायरेक्ट जो है बोर्ड पर लिख देंगे भ्रूण हत्या और उसके बारे में लेक्चर देना प्रारंभ कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है डियर। आपको क्या करना है कि भ्रूण हत्या पर एक नाटक बनाइए, ठीक है। आप अपने क्लास में एक लड़का को जो है हस्बैंड बनाइए, एक लड़की को जो है उसका पत्नी बनाइए, ठीक है, और एक को अल्ट्रासाउंड वाले जो है बनाइए, एक को डॉक्टर बनाइए। 4 कैरेक्टर उसमें निभाएगा। आपको बताना है कि कैसे महिला जो है प्रेग्नेंट होती है,
उसके बाद कैसे जो है वो अल्ट्रासाउंड में जाती है, अल्ट्रासाउंड वो अपना डॉक्टर के पास सजेशन लेने चेकअप कराती है, जब बेटी रहता है तो उसको जो है मार दिया जाता है। तो इस तरह का नाटक मंचन जब हम कराएंगे बच्चों को, ठीक है, तो उससे बच्चों में संवेदनशीलता बढ़ेगा, सेंसेटिव बढ़ेगा, अर्थात बच्चे सही में ये चीज़ें को समझ पाएंगे कि अरे हाँ सही में यार जो है भ्रूण हत्या जो है ना एक गलत है। ठीक है, अगर आप बोर्ड पर भ्रूण हत्या को पढ़ाते और आप किसी नाटक के द्वारा भ्रूण हत्या को बताएं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अंतर है या नहीं है बताइएगा? अंतर है ना। तो सबसे ज़्यादा बच्चे सेंसिटिव कहाँ हुए हैं? तो जब उस नाटक मंचन के द्वारा उस विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है तो बच्चे वहाँ पर ज़्यादा संवेदनशील हुए हैं, है ना। तो इसीलिए संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा कि संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि पाठ्य पुस्तकें की भाषा औपचारिक नहीं बल्कि बच्चों की बोलचाल वाली भाषा होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं, जो भी पाठ्य पुस्तक उसका होना चाहिए, जो भी बच्चे उसको पढ़ने वाले हैं, जो भी उसका पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम जो है बिल्कुल, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल फॉर्मल हो। फॉर्मल का मतलब ये हो कि बिल्कुल क्रिस्ट वर्ड उसमें लिखा हुआ हो। जब बच्चे हैं तो उसके अनौपचारिक भाषा का भी आप यूज कीजिए, उसमें सामान्य अनौपचारिक नहीं, सीधा ये कह सकते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा का आप यूज कीजिए, जटिल भाषा का आप यूज नहीं कीजिए। जब जटिल भाषा का यूज जब आप करेंगे तो बच्चे नासमझ होते हैं, उसको समझ नहीं पाएंगे। क्लियर ना। अच्छा एक बात और बताइएगा कि भी बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए मेरा फ़ैन चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर आवाज़ नहीं आता होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि सर आवाज़ क्लियर नहीं है, तो कल से हम फ़ैन नहीं चलाएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी था तो बिना फ़ैन का पढ़ाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए फ़ैन चला दिए हैं। अगर आप लोग एडजस्ट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं एडजस्ट कर पाएंगे तो फिर हम फ़ैन बंद करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप बताना एक बार कमेंट्स में। उसके बाद में देखिएगा, पाठ्य पुस्तक की भाषा औपचारिक नहीं बल्कि बच्चों की बोलचाल वाली भाषा होनी चाहिए जो उसको सामान्य रूप से समझ में आए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि पाठ्य पुस्तक को एकमात्र ज्ञान का स्रोत न माना जाए बल्कि बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में वह एक सहायक भूमिका निभाए। अब पाठ्य पुस्तक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे केवल डिपेंड ऑन हो जाए पाठ्य पुस्तक पर कि हाँ मेरे लिए तो किताब ही सब कुछ है, हम अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते, जो किताब में दिया है वही सही है, हम अपने मन से कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रयोग नहीं कर सकते। ये बात बच्चों के दिमाग से निकालना है और उसको बताना है कि बेटा किताब तो तुम्हारे पास है ही, लेकिन जो भी इसमें प्रैक्टिकल दिया गया है उसको तुमको खुद से करना है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चों करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट सीखेंगे। क्लियर ना। तो वहीं कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक को एकमात्र ज्ञान का स्रोत न माना जाए। अब ऐसा दिमाग में उसके मत डालिए कि पाठ्य पुस्तक ही तुम्हारे ज्ञान का स्रोत है, अगर तुम्हारे पास किताब नहीं है तो कुछ नहीं है, ये गलत। दूसरी बात, बल्कि जब उस तरह का बात आप बच्चों को जब कहने लगेंगे तो बच्चे यह समझेंगे कि भाई पाठ्य पुस्तक को रट लेंगे तो सबसे बेस्ट है, लेकिन रटने की प्रवृत्ति को क्या करना है, मना करना है, और समझने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। इसमें कहा गया कि ज्ञान रचने में वह सहायक भूमिका निभाए ताकि वह अपने आसपास के लोगों से, परिवेश से तथा समाचार पत्रों से भी सीखे। अर्थात ऐसा नहीं कि केवल पाठ्य पुस्तक से ही सीखें, उसका भावना आपको ऐसा डेवलप करना है, उसको इस तरह से बताना है कि वह जो है परिवेश से, समाचार पत्र से, अपने घर के बड़े बुजुर्ग से भी सीखने को उसको मौका मिले। और यह बात समझाने का तरीका आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन पसंद आया होगा। और देखो हम आपको एक बात कहते हैं कि आपको चीज़ों को समझना है और समझने के बाद में उसको अंडरस्टैंड करना है। क्लियरली यहाँ से सवाल पूछा जाता है, बड़ा बड़ा किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीज़ें को जब आप समझ जाओगे, आप एक बार विश्वास करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसीलिए डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको जो है कुछ सवाल का जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। नंबर 1 सवाल आपको जवाब देना है। अब देखिए जो भी हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो सबसे पहले उसका जवाब आप अपने सामने कॉपी रखिए, और जैसे हम ये सवाल पूछें
कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, बाल केंद्रित। तो आप उसका कॉपी पर जल्दी से लिख लीजिए, बाल केंद्रित, 1 नंबर क्वेश्चन का बाल केंद्रित। ठीक है, और ऐसे 10 क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो 10 क्वेश्चन का जवाब आप कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाइए, नंबर 1 का जवाब बाल केंद्रित, नंबर 2 का जवाब शिक्षक, नंबर 3 का जवाब टीचर, नंबर 4 का जवाब बालक, इस तरह से आप दे दीजिए। ठीक है, समझने का तरीका है ये, और आंसर लिखने का भी तरीका। तो पहला सवाल हमने आपसे ये किया कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, आपको जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, बच्चों को रटने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर 2 सवाल, बच्चों को रटने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए या नहीं चाहिए, आपको 2 नंबर सवाल का जवाब देना है। 3 नंबर क्वेश्चन हम आपसे यह कहते हैं, अब देखिएगा, पर्यावरण पाठ्य पुस्तक में परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि का स्थान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। नंबर 3 सवाल ये हुआ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। चौथा सवाल हमारा ये है कि बच्चों में जानकारी देने की बजाय किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों में जानकारी देने की बजाय किन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात तो वह बिंदु कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जवाब ये देना है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, हम आपको पढ़ाएं ना अभी कि पाठ्य के प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है, आप अपने दिमाग से लिखिएगा। यह है नेक्स्ट सवाल का जवाब कि पाठ्य के प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है, आपको कमेंट्स में बताना है। दूसरा सवाल ये है आपको लिए, बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए किसका आयोजन किया जाना चाहिए, यह है सवाल, और इसका जवाब भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं सवाल को, बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए जो है किसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक है, उसके बाद जो है पाठ्य पुस्तक में कौन सी भाषा का ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, बच्चों के पाठ्य पुस्तक में कौन से भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया सवाल ख़त्म। इतना सवाल का जवाब, जो भी हम 6, 7, 8 सवाल बोले हैं, हम नंबर नहीं गिने हैं, लेकिन आपको जैसे सवाल हम बोले तो वीडियो देखना है और उस सवाल का जवाब फटाक से कॉपी पर लिख लेना है। उसके बाद कमेंट में जाना है और वहाँ पर टाइप आपको करना है। आई होप कि आपको जो है आज का सेशन पसंद आया होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सेशन जब पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमको लगता है कि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, जो भी हम सवाल आपसे पूछे हैं समझाने का कोशिश भी किए हैं, इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।